Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 20th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं. Our first article is about the transition from coal to renewables. Well, this article is very important. This topic is very important when we talk about biodiversity and environment, how we're gonna transit, how we're gonna get the transition from the coal energy to the renewable energy. That is a big issue. इस आर्टिकल में हम सब कुछ कवर करेंगे. करंटली क्या कंज्यूमर पैटर्न चल रहा है, हमारे इश्यूज क्या हैं, एंड हाउ कैन वी गेट दिस ट्रांजिशन. We'll cover all these aspects in this article. And the second article is about the impact of data localization on the startup ecosystem of India. तो डाटा लोकलाइजेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो लेक्चर. सो लेट्स बिगिन विद इट. Our first article, transition from coal to renewables. Now, अब करंटली जो एनर्जी सिक्योरिटी टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है. जिस लेवल पे इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लगातार एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह अचीव होगी वो एक बड़ा कंसर्न है. हमने हमारी कल की वीडियो में भी देखा कि इस इन्फ्लेशन की वजह से जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. इम्पोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस ऑफ डॉलर. एंड इंडिया की बात करें तो हम तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं. तो इम्पोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. सो इन सभी चीज़ों में अभी एक वो टाइम आ चुका है when we need to achieve energy security. And how we going to transition, how we get that transition from the coal, the conventional form of energy, to the renewable energy, that is the question here. Because ultimately future की अगर हम बात करें, that entirely relies on renewable energy, be it from the effect of environment, be it from the effect of biodiversity, be it from the effect of the level of pollution that we're getting, be it from the effect of economy. So the transition towards renewable is a very important step that is being taken, and we'll see how this transition will go. सबसे पहले कंजम्पशन पैटर्न की बात करते हैं. कोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे अबंडेंटली जिस फॉसिल फ्यूल को हम इंडिया में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोल. हमारे कंट्री की 55% एनर्जी डिमांड, एनर्जी नीड कोल से हम पूरी करते हैं. हमारी जो जितनी मोस्टली जो इंडस्ट्रियल हेरिटेज है, दैट वाज बिल्ट अपॉन द इंडिजीनियस कोल. यहीं से हम कोल का रोल समझ सकते हैं. वी हैव इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA. And in this report, it was said that energy use in India has doubled since 2000. 2000 के कंपैरिजन में जो एनर्जी यूज है वो डबल हो चुका है. And 80% of the energy demand is met by coal, oil, or solid biomass. इंडिया में 162 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 41% मतलब 402 गीगावाट्स हम एनर्जी इंस्टॉल कर चुके हैं. In 2015, India committed to ensure that 40% of our energy would be from the sources by 2030. This will come as the part of national determined contribution. 2030 तक 40% हमारी एनर्जी डिमांड रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी होगी. ये हमारा NDC है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, टारगेट है. सो व्हाट आर द रीसेंट इश्यूज? देखिए, यहाँ पे एक तो रोल आता है पेंडेमिक का. पेंडेमिक की वजह से जो डिसरप्शन आ चुकी है कोल सप्लाई में और हमारे ट्रांजिशन में, एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड द स्टॉकअप ऑफ कोल. क्योंकि जिस तरह कोविड-19 पैंडेमिक में वायरस जिस तरह स्प्रेड हो रहा था,
तो माइनिंग ऑपरेशंस रुक गए, और जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच क्रिएट होना शुरू हुआ। जो प्लांट की कैपेसिटी है, it does not necessarily translate the actual power it generates for the grid, because कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तो कुछ तो लूज ही हो जाती है, हीट, ट्रांसमिशन लॉसेस। दिस अप्लाइज फॉर बोथ, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लेकर आए, चाहे आप कन्वेंशनल सोर्स यूज करें। जब भी आपका जो प्लांट है वहां से एनर्जी ग्रिड की तरफ जाएगी, वहां पे ट्रांसमिशन लॉसेस तो होने ही होने हैं। कुछ ट्रांसमिशन लॉस होगा, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। इंडिया का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, it has not been, you know accounted for so much variability in the energy generation। ये जो एनर्जी जनरेशन में इतनी वेरिएबिलिटी है, उससे हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अलाइन नहीं है। ये एक रीसेंट इश्यूज कोल सेक्टर ने काफी फेस किए हैं। देन व्हाट वुड बी द बेनिफिट? जो हम कह रहे हैं कि वी नीड टू गेट द ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल, व्हाट वुड बी द बेनिफिट? सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखें, जैसे कि कोल बेस्ड या फिर ऑयल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, दे हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सोलर एनर्जी की यही एडवांटेज है दैट of almost there is no requirement of procurement of fuel, there is less wear and tear, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होनी पार्ट्स की। Therefore, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है लॉन्गर टर्म में, वो रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में हायर है। देन इट इज अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल, सोलर एनर्जी इज सस्टेनेबल। थर्मल एनर्जी इज नॉट सस्टेनेबल। गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि इसके यूजेज को पेनलाइज किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी को हमेशा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज मिल सके, ताकि हम ओवरऑल और एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड कर सके। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी इज अ क्लीनर सोर्स, and therefore it will benefit the environment, it will reduce the pollution, and if you reduce the pollution, indirectly you will reduce the associated diseases in that matter. So it benefits the environment, it is of low maintenance cost, it is sustainable, it will benefit the environment। अब प्राइवेट सेक्टर अगर रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे एक तो हमारी जो विजन है टू गेट द रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, हम वो अचीव कर पाएंगे। अभी हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और अगर इंडिया में ही रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो जाए, तो विल बिकम सेल्फ रिलायंट, विल अचीव आवर गोल ऑफ आत्मनिर्भर, and it will also create employment opportunities in country। It is also economical for government and as well as for households, and it will decentralize the connectivity। इससे जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ हर्डल्स भी हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। पहले ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई करना जहाँ जिस लैंड पे आप रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल रखता है, फिर उसकी कन्वर्जन। सपोज वो कोई फॉरेस्टेड लैंड था, या फिर लेट्स से कोई वो एग्रीकल्चरल लैंड था, उसकी कन्वर्जन कैसे होगी। देन द क्लियरेंस फ्रॉम द लैंड सीलिंग एक्ट, decision on the land lease rent, clearance from the revenue department, all such clearances will take time. So land acquisition is one of the major hurdle here. Then there's technological barrier also, because renewable energy technology there, it is still revolving, and in terms of technological maturity and cost competitiveness, it faces some market related and economic and social barriers as well, because the technology is still evolving। What are government policies in this particular direction? देखिए,
रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमारा सबसे पहले तो नेशनल सोलर मिशन आता है। 2010 में नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड वाइड इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। इस तरीके की पॉलिसी कंडीशंस बनानी है जिससे कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से इंडिया में डिफ्यूज हो सके। ऑन द सेम लाइंस वी हैव प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे हम कहते हैं कुसुम, पीएम कुसुम। ये भी एक एम्बिशियस स्कीम है। इट ऑल्सो wants to provide water and energy security to farmers and to enhance their income by making them annadata and along with that urja data. How would like farmers gonna generate energy? Annadata to urja data. Then there is also the solar park schemes. See, the solar parks, they provide solar power, developers with the plug and play model. So by facilitating the necessary infrastructure like land, power, evaluation facilities and road connectivity, water facility, along with all the statutory clearances. So for that we have the solar power scheme जिसमें ये सब कुछ clearances दी जाएंगी. Then we also have green energy corridor. इसमें renewable power की जो evaluation है इसे facilitate किया जाएगा by reshaping the grid for future requirements. We also have National Coal Index NCI. ये इंडेक्स क्रिएट किया गया था ताकि ये एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर सके फॉर द रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स which are being executed after the auctions for commercial mining of coal. तो कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल इसकी ऑक्शंस को डील करते हुए रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये नेशनल कोल इंडेक्स आया था विच विल एक्ट एज अ बेंचमार्क। एंड इस इंडेक्स में एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी आया फॉर कोल विच हैज नो कंपोनेंट ऑफ इम्पोर्टेड कोल है, इसमें सिर्फ इंडिजीनियस कोल की बात होती है। एंड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स अगर हम WPI देखें कोल के लिए, इट हैज बीन स्टेबल अराउंड 131। ये तो कुछ मेजर स्कीम्स थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। देर आर नेशनल स्कीम्स like National Vision Plan on Climate Change, National Clean Air Program, National Biofuel Policy. So there are many, there are many. You should remember, देखो prelims point of view से तो जो important हैं, जो current में आ रही हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। Then mains अगर आप लिख रहे हैं और mains में जब आपको कुछ policies की बातें लिखनी है, तो short में आपको कुछ इन 3 से 4 policies के नाम पता होने चाहिए with every single kind of issue. Next, we have what more we need to do to make the measures more effective. इतनी सारी पॉलिसीज हैं लेकिन अभी भी पूरे तरीके से ट्रांजिशन नहीं हुई है, तो और क्या किया जा सकता है? देखिए, एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर करनी होगी कि जब भी हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड along with that the process is expensive, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड है और अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है सो दैट हैव टू बी रीडिजाइंड। हमें क्लीन एनर्जी को यूज करने के लिए कुछ पार्ट्स तो ऐसे जिनको रीबिल्ड करना पड़ेगा टू अचीव दी स्केल्स। तो दिस प्रोसेस विल टेक अ लॉन्ग टाइम, दिस प्रोसेस विल टेक डिकेड्स एंड विल रिक्वायर सम मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन एज वेल। जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है दे हैव टू गेट सेंसिटाइज्ड so that they can understand the need of increasing domestic coal production to meet the growing energy demand and how we can facilitate with using renewable energy. We need to strengthen the steps to promote the domestic manufacturing in the renewable energy sector. Under this can come under the Atmanirbhar Bharat policy. Then when it comes to procurement and the use of domestically manufactured solar PV cells and modules, this has to be mandated for all the entities. इससे हम इसकी डिमांड बढ़ा पाएंगे, डिफ्यूजन बढ़ा पाएंगे। Apart from this, we need a single point execution or single point executive. This we need to be appointed to align all the interests of multiple stakeholders, be it government regulators, be it farmers. So for all of these there should be a single point executive जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं।
ताकि एक कॉमन रूल, कॉमन स्टैंडर्ड्स हम डेवलप कर पाएं. And this transition to the renewable energy would deepen a lot on inculcating energy efficient behavior. Like, how are you operating AC? Both in the commercial and the domestic usage. There should be more flexibility in the, throughout the day and opting for the energy efficient products. एक तो ये हमें करना होगा. Also, the path to achieve 500 gigawatts of renewable energy, this is going to be very gradual, and we need to ensure that there is orderly transition, as the coal is going to be avoidable in the near future. We need to reduce our coal imports. We need to increase the domestic production of coal, and that needs a focus attention as well. तो इन सभी स्टेप्स के साथ फ्यूचर में ग्रेजुअली धीरे धीरे हम कोल को फेज आउट करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ पाएंगे. लेकिन अगेन द चैलेंजेस आर, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज करंटली हमारी जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, वो फॉसिल बेस्ड डिजाइंड है. तो उसको चेंज करना कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर पाए, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. Moving ahead, our next article is important from Indian economy point of view. It is about the impact of data localization on startup ecosystem in India. सबसे पहले स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, they have startups are called as the engine of exponential growth because they have this manifesting power of innovation. There's so many big companies today जो कि कुछ पहले कल के टाइम पे स्टार्टअप्स थी. स्टार्टअप्स के बाद आज बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, and they are basically the shining beacons of innovation right now. If we talk about India, India is home to third largest base of technology startups in the world after US and China. And India में entrepreneurship culture काफी grow हो रहा है. Along with that, there's a supportive ecosystem around, and therefore, India's startups and small businesses are not only expected to further derive economic and business transformation, but also cement its position as the key growth driver to India's dream of becoming $5 trillion economy. So the role of startup is very, very, very important. वो सिर्फ इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आएगा, बल्कि ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एंड देन वी कैन बिकम द 5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी. सबसे पहले स्टार्टअप ग्रोथ का सिनेरियो देख लेते हैं इंडिया में. सो इंडिया इज अ हॉटस्पॉट फॉर स्टार्टअप्स. 2021 में अकेले इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स रेज होकर मोर देन $23 बिलियन तक पहुंच गया था. It spread over 1,000 plus deals with 33 startups, entering the covered unicorn club. So far, the year 2022 has added 13 more startups to the unicorn club. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021 जो कि बेन एंड कंपनी ने पब्लिश की थी, the number of cumulative startups have grown at the compounded annual rate of 17% since 2012, and it has crossed 1,12,000. यहीं से आप स्टार्टअप का इंडिया के अंदर देख सकते हैं, इट इज अ बिग हॉट स्पॉट फॉर स्टार्टअप. कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 17% की रही है 2012 से. So what were those conditions? What has led to the booming of India's startup ecosystem? ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बूम कर गया? सबसे पहले जो स्टार्टअप्स की सिग्निफिकेंस है, हमने उसे रिकॉग्नाइज किया. इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड टू डेवलप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर द लार्ज स्टूडेंट कम्युनिटी टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को फॉस्टर किया गया. Along with that, there is this rising number of incubators, and
जो यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अंदर भी हमें स्टडीली इंक्लिनेशन देखने के लिए मिली है इस तरह के लिए, ऐसे इंक्यूबेटर्स के लिए व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन वेंचर। तो इससे बहुत ही अर्ली स्टेज पे जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रोपेल होनी शुरू हुई है, और इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत हुई है। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए अंडर द अटल इनोवेशन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे जो इनोवेटिव स्टार्टअप बिजनेसेस थे उनको नर्चर किया गया, वो किस तरह एक स्केलेबल और एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज बन सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई, इनोवेशन फॉस्टर की गई, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उनके बीच में सेटअप किया गया। एंड देन ऑल्सो देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो। देयर वाज अ स्टडी ऑफ टेक स्टार्टअप्स ऑफ 2021 जिसमें रिवील किया गया था that the size number of edtech founders, they are young, graduates from IITs and the premier engineering colleges, or those who have worked for the global consulting firms. और इतने ambitious young Indians के अंदर risk taking ability है, along with the blend of passion, expertise and mindset of Indian entrepreneurs. This put India in early stage of startup ecosystem at an advantage, which was cashing on opportunity of the booming market. देन गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप्स का जो अर्ली स्टेज था उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट किया। दे इम्प्लीमेंटेड लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और बहुत ही रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया। 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थे उन सबको सिंप्लीफाई किया, बी इट लीगल, बी इट फाइनेंशियल, बी इट नॉलेज रिक्वायरमेंट्स, ताकि सबको जो भी अर्ली स्टेज पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उन सबको एनकरेज किया जा सके। स्टार्टअप कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशंस कोलैबोरेशंस एस्टैब्लिश की गई। ऐसे एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट्स हु थॉट दैट दे लैक इनोवेशन कैपेसिटी, दे आर फेसिंग एजिलिटी एंड निम्बल अर्ली एज स्टार्टअप्स, क्योंकि जो अर्ली एज स्टार्टअप्स है दे वर लुकिंग फॉर ग्रोथ, दे वर लुकिंग फॉर, सी दे हैड लैक ऑफ कैश, दे हैड लैक ऑफ नेटवर्क फॉर मार्केट एक्सेस। लेकिन फिर जो स्टार्टअप और कॉर्पोरेट का कोलैबोरेशंस हुए, इससे उनको एक यूनिक प्लेटफॉर्म मिला। इन कोलैबोरेशंस के साथ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको इनोवेशन मिली। एंड देयर आर मेनी कॉर्पोरेट एंड स्टार्टअप पार्टनरशिप प्रोग्राम्स, दे हैव बीन ड्राइविंग इनोवेशन एंड दे आर एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ अर्ली स्टार्टअप्स इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एक्सेलरेट किया मोर देन 4,000 स्टार्टअप्स को। Tata Motors is engaged with half a dozen of startups and they're exploring the partnership with 20 more as well. तो ये भी एक बड़ी चीज है, स्टार्टअप और कॉर्पोरेट का कोलैबोरेशन, इससे भी स्टार्टअप्स को बूस्ट मिला। अब इस आर्टिकल में अल्टीमेटली हमको पढ़ना है द इम्पैक्ट ऑफ डाटा लोकलाइजेशन ऑन स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम हमने समझ लिया, नेक्स्ट आता है डाटा लोकलाइजेशन। So data localization is very critical. It stores the critical as well as the non-critical data within the terrestrial boundaries of the country. जो भी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उसके बीच में क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल डाटा को स्टोर करना, दिस इज कॉल्ड एज डाटा लोकलाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाटा लोकलाइजेशन इज हैविंग कंट्रोल ओवर योर ओन डाटा। इससे क्या होता है कि जो कंट्री है वो प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन लीक, आइडेंटिटी थ्रेट्स जो होते हैं, थेफ्ट्स जो होते हैं, सिक्योरिटीज, इन सब से रेजिस्टेंट रहता है जब डाटा आप ही की कंट्री के अंदर स्टोर्ड है। इट हैज ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन स्टार्टअप, टू इवॉल्व लोकली एंड ऑल्सो थ्राइव इन देयर ओन लैंग्वेज। इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट बिल भी दिया था, विच वॉज प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। इस ड्राफ्ट बिल में जो भी ऐसी एंटिटीज हैं विच आर डीलिंग विद द यूजर्स पर्सनल डाटा, दे आर मैंडेटेड टू स्टोर अ कॉपी ऑफ सच डाटा विद इन इंडिया एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अनडिफाइंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा इज प्रोहिबिटेड। तो स्टोर आप इंडिया में करेंगे और जो क्रिटिकल पर्सनल डाटा है उसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड है। पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन सब आ जाता है, दैट इंक्लूड्स द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो
तो इससे ताकि किसी की प्रोफाइलिंग ना हो पाए, तो इसीलिए इसको प्रोहिबिट किया गया है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं that how would this data localization will affect the growth of startups in India? That is the main question that we are supposed to discuss in this article. See, when we talk about data localization, it comes as an obstacle to global coverage. अब देखिए, in addition to Indian customers, there are many startups, they have customers abroad also. So a localization mandate can make it tricky for them to do business with international consumers और international customers के साथ business करना tricky हो जाएगा. A localization mandate can make it tricky. यहाँ पे third party server issue भी आ जाता है, because then many Indian startups they use third party servers from companies who may not have physical presence in India, and but the hard localization mandate impedes the cross border business. तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए आपका जो कोर डेटाबेस है वो एसेस करती है, नॉट जस्ट फॉर द लोकल स्टार्टअप। जो बिग टेक्नोलॉजीज जैसे कि गूगल, मेटा, ऑल ऑफ देम हैज रेज कंसर्न अबाउट दिस कि ये डाटा लोकलाइजेशन प्रोविजंस हैं, इसमें जो थर्ड पार्टी सर्वर का जो इशू है वो बड़ा आता है सामने। Currently, there are 30 of India's unicorn which are domiciled outside the country. So they're driven outside by out data forex regulations, non-implementation of relevant federal regulations, tax terrorism, and lack of local capital incentives also. सॉरी फॉर दिस। सो एक तो थर्ड पार्टी सर्वर इशू हो गया, उसके बाद फॉरेन डोमिसिलिएशन का भी इशू यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी डीप टेक्स हैं, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, दे स्टिल नॉट दे डू नॉट गेट दैट एडिक्वेट अर्ली कैपिटल टू ग्रो इन दिस कंट्री एंड देयरफॉर दे आर फोर्स्ड टू डोमिसाइल आउटसाइड। तो वो भी एक इशू यहाँ पे आ जाएगा। Then also, it will impact on data service export. That is one of the major factor behind India becoming world leader in digital service export. That is the uninterrupted flow of data across the border and also the favorable policies for that. लेकिन अगर डाटा लोकलाइजेशन आ जाता है तो अब इससे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो जाएंगे टू द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, जैसे कि स्पेशली जो एमएसएमईज हैं। सो इससे जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी हिंडर होनी शुरू हो जाएगी इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, एंड देयरफॉर इट विल अफेक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन द कंट्री। इसके अलावा और भी कुछ एरियाज हैं जिनके लिए अटेंशन की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग। जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ इन दिस स्टीप फंडिंग डाउनटर्न। एक रिपोर्ट आई है बाय पीडब्ल्यूसी इंडिया, दे आर सेइंग कि अप्रैल एंड जून जो क्वार्टर था इसमें इंडिया के स्टार्टअप्स की जो फंडिंग थी वो 40% ड्रॉप हो गई, एंड दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच वर लेड बाय रशिया यूक्रेन वॉर। there was decrease in tech stock valuation and also inflation is one of the factor. देन एजुकेशन और अपस्किलिंग के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज हैं उसके बियॉन्ड हमें जाना होगा। वी नीड टू अचीव डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजुकेशन, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर वर्कफोर्स. So it needs to be acknowledged that apart from domestic policy environment, the global environment and technological advances are also changing. So it is imperative that India is prepared for this revolution. So how can we strengthen the startup ecosystem? See, data protection जो एक बड़ा इशू है, इसे लेकर इंडिया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच ले सकता है जिससे कि रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट की जाए। जो लोकल प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे कैन बी इंसेंटिवाइज्ड ताकि वो अपने डाटा प्रोटेक्शन सेंटर्स इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कर पाएं। बट एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस हमें लेकर आना होगा बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। Then also, the startup ecosystem will need support from investors. अब जो startup ecosystem development जो उसकी हो रही है उन्हें significant funding मिले, there should be the role of venture capital, angel investors, that is very critical. जो venture capital investors हैं they should have that risk management framework, especially at the portfolio level, ताकि जो venture capital operations हैं वो भी successful हो पाए. It is a very critical part of that also. We also need to handhold the corporate sector here.
पॉलिसी लेवल डिसीजंस के अलावा हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा, एंड फॉर दैट द ओनस इज ऑन द इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योरिज्म है इसे हम फॉस्टर कर पाएं. वी कैन क्रिएट अ सिनर्जी so that we can build an impactful technological solutions and sustainable resource efficient growth. Apart from this, we also need physical and digital connectivity. देखो ये फ्यूचर एफर्ट्स हमें इस तरह करने होंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, दैट जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी है ये दोनों इंप्रूव हो सके, एंड दिस विल अनलॉक द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया, which can truly lead industry 4.0 and beyond. So that is important. And then lastly, we need to grab opportunity, especially in this changing world order. जो भी recent events हो रहे हैं, this is creating capital distrust in China, and now world's attention is sharpening on some lucrative tech opportunities in India, so that value that can be created. So for this, India requires some decisive policy measures. In addition to Digital India initiative, India also needs some stronger regulations for both global as well as domestic investments. It is also important to create a repository of investments in like KYC. We need to ensure the traceability and seamless governance. So overall, we have to enhance the startup ecosystem. जो opportunities हैं हमें उन्हें grab करना होगा, especially in the changing world order. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.